नमस्कार, स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथोलाइट पे। आज हम लोग सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैराथन करने वाले हैं। तो चलिए मेरे वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए समय को देखते हुए आज के प्रश्न पर चलते हैं। आज का प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की, यह क्या है? तो आपका ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, कहानी, कविता। तो आपका सही जवाब होगा नाटक है। ठीक है, कालिदास के द्वारा रचित है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंश काव्यम। ये सारी कृतियाँ कालिदास की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मंदिर के महत्वपूर्ण भाग जहाँ देवताओं की प्रतिमा रखी जाती थी उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब होगा गर्भगृह कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दशा अवतार मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है? तो दशा अवतार मंदिर में विष्णु की प्रतिमा लगाई गई है। आपका ऑप्शन है विष्णु, शिव, बुद्ध, ब्रह्मा। तो आपका सही जवाब होगा विष्णु। ठीक है, दशा अवतार मंदिर में विष्णु की प्रतिमा लगाई गई है। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे पहले किस पुस्तक की रचना हुई? आपका ऑप्शन है ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, पुराण। तो आपका सही जवाब होगा महाभारत। चलिए पुस्तक पूछ रहा है तो महाभारत, वेद पूछेगा तो ऋग्वेद। इनमें से तमिल साहित्य कौन है? अगला प्रश्न है, इनमें से तमिल साहित्य कौन है? ऑप्शन है देवी चंद्रगुप्तम, कुमार संभवम, मृच्छकटिकम, शिल्पदिकारम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा शिल्पदिकारम। ऑप्शन 4 के साथ आप जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी? आपका ऑप्शन है रवि कीर्ति ने, हरिशेन ने, कालिदास ने, अमर सिंह ने। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हरिशेन ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? आपका ऑप्शन है गुप्त वंश, मौर्य वंश, पुष्यभूति, मौखरी वंश। आपका सही जवाब हो जाएगा पुष्यभूति। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का राजा था। अगला प्रश्न, मेहरौली के लौह स्तंभ से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम। आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन सेकंड के साथ जाएंगे। आज का अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था? ऑप्शन है राजा के कहने पर, सवाल पूछकर, जांच परीक्षा द्वारा, या पैसा लेकर, या राजा के कर्मचारियों के द्वारा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सवाल पूछकर और जांच परीक्षा के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का एडमिशन किया जाता था। अगला प्रश्न है, एहोल अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है? एहोल अभिलेख, ऑप्शन है नरसिंह वर्मन, पुलकेशियन द्वितीय, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। आपका सही जवाब हो जाएगा पुलकेशियन द्वितीय। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में हम लोग गुप्त वंशावली के बारे में देखेंगे। तो गुप्त वंशावली में किन किन शासकों के द्वारा शासन किया गया, कितने वर्षों तक किया गया, उनका कार्यकाल क्या रहा, इसके माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए गुप्त वंशावली में चलते हैं। पहला, श्री गुप्त का शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद आए घटोत्कच, इनका शासनकाल 280 से 319 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए, इनका शासनकाल 319 से 335 ईस्वी माना जाता है। अगले में समुद्रगुप्त आए, इनका कार्यकाल 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद रामगुप्त 375 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। इसके बाद चंद्रगुप्त आए 375 से 415 ईस्वी तक। कुमारगुप्त 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक।
इनका कार्यकाल माना जाता है। तो ये रहा गुप्त वंशावली की एक छोटी सी जानकारी, आपको ध्यान में इसको रखेंगे। चलिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन है कनिष्क था, पुष्यमित्र शुंग था, मिनांडर था, चंद्रगुप्त था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मिनांडर था। चलिए, अगला प्रश्न, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है काबुल, पेशावर, अमृतसर, यारकंद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पेशावर। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वृहदत्त, यशोवर्मन। आपका सही जवाब हो जाएगा पुष्यमित्र। चलिए, आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है, चलिए देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है ग्राम भोजक, श्रेणी, गृहपति, वेल्लार। तो आपका सही जवाब हो जाएगा गृहपति कहा जाता था। चलिए, अगले प्रश्न में चलते हैं। संगम कालीन यानी दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है ग्राम भोजक, कड़ैशियार, वेल्लार, उणवार। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वेल्लार। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्र दामन, स्कंदगुप्त, अशोक महान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पहला, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चलिए, संगम कालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है? ऑप्शन है पुहार, उदयपुर, तोंडी, कन्याकुमारी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पुहार संगम कालीन व्यापारिक नगर नहीं है, बाकी उदयपुर, तोंडी, कन्याकुमारी है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? आपका ऑप्शन है काशी, मगध, वैशाली, कलिंग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सम्राट अशोक मगध का शासक था। अगला प्रश्न, किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? तो ऑप्शन है महावीर, महात्मा बुद्ध, कन्फ्यूशियस, ईसा मसीह। तो आपका सही जवाब हो जाएगा महात्मा बुद्ध के उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था। चलिए, आज के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च पदाधिकारी कौन होता था? अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च पदाधिकारी कौन होता था? ऑप्शन है ग्रामिक, समाहर्ता, पुरोहित, अमात्य। तो आपका सही जवाब है अमात्य। ऑप्शन 4 के साथ आप जाएंगे। चलिए, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया था? तो ये युद्ध कलिंगा का था। कलिंग युद्ध जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया था। तो आपका सही जवाब होगा कलिंग। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? आपका ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, हेनरी, जेम्स मिल, बेंथम। आपका सही जवाब हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। चलिए, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 563 ईस्वी पूर्व, 463 ईस्वी पूर्व, 540 ईस्वी पूर्व, 551 ईस्वी पूर्व। आपका सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ऑप्शन पहला के साथ आप जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक में काफ़ी स्टूडेंट, विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी हैं मिस करते हैं, महावीर लगा देते हैं, लेकिन ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जी थे। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न फिर है, महावीर ने कब निर्वाण मृत्यु प्राप्त किया? महावीर ने
कब निर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 468 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल मंदिर कहाँ स्थित है? काफ़ी खूबसूरत जगह है। जल मंदिर बिहार में पावापुरी में स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। ऑप्शन है ऋग्वेद, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, चित्रित धूसर पात्र, ब्राह्मण ग्रंथ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाजनपदों का विवरण बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न में, कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? आपका ऑप्शन है अंग, कौशल, कौशाम्बी, अवंती। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अंग। अगला प्रश्न, राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन है छठा, सातवां, पांचवां, चौथा। आपका सही जवाब हो जाएगा छठा भाग जो होता था वो राजा प्राप्त करता था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन है पाटलिपुत्र, गया, वैशाली, राजगीर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजगीर थी। चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गणराज्य था? ऑप्शन है मगध, कौशल, वत्स, लिच्छवी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लिच्छवी था, लिच्छवी गणराज्य था। अगला प्रश्न, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या 4 होती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये कुल मिलाकर 4 वेद होते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त किस वेद में है? पुरुष सूक्त किस वेद में है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, यहाँ पर ऋग्वेद में है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिल्प, उद्योग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, पशुपालन था। चलिए अगला प्रश्न, इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव यहाँ पर ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। तो आप महाराष्ट्र के साथ जाएंगे। इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए फिर आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हस्तिनापुर नहीं है। यहाँ मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल है, लेकिन हस्तिनापुर नहीं है। चलिए आगे प्रश्न, किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? आपका ऑप्शन है लोथल, रापेण, कालीबंगा, धौलावीरा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लोथल। चलिए निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है शहरी जीवन, ग्रामीण जीवन, विदेशों के साथ व्यापार, सुनियोजित नगर निर्माण। आपका सही जवाब हो जाएगा विदेशों के साथ व्यापार नहीं है। बाकी सारी विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता से मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1921 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में। आपका सही जवाब हो जाएगा 1921 ईस्वी में। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महास्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो से महास्नानागार की प्राप्ति हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे नगर खोजकर्ता वर्ष, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नगर हड़प्पा, इसके खोजकर्ता का नाम दया राम साहनी जी हैं, जो वर्ष 1921 में इसका खोज किए थे। मोहनजोदड़ो नगर का खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था वर्ष 1922 ईस्वी में। ठीक है। कालीबंगा नगर के खोजकर्ता का नाम ब्रजवासी लाल था।
जो 1961 ईस्वी में किए थे। लोथल नगर के खोजकर्ता का नाम रंगनाथ राव था, जो 1954 ईस्वी में किए थे। धौलावीरा के खोजकर्ता का नाम आर.एस. बिष्ट था, जो 1989 से 90 में किए थे। चनु दड़ो के खोजकर्ता का नाम गोपाल मजमूदार था, जो 1931 में किए थे। रंगपुर के खोजकर्ता का नाम माधव स्वरूप वत्स था, जो 1931 से 53 में किए थे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो पूछा जाने वाला है। जैसा कि अभी ऑब्जेक्टिव में भी आया था, हड़प्पा नगर का खोजकर्ता कब हुआ, मैंने खोजकर्ता का नाम क्या था या किस वर्ष की गई थी, तो यहाँ 1921 का ऑप्शन था। खोजकर्ता का नाम दयाराम साहनी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देखेंगे बार बार, मेरे वीडियो को बार बार देखेंगे, ताकि आपको सारे जीएस का क्वेश्चन प्राप्त हो सके, उसकी जानकारी सही ढंग से प्राप्त हो सके, मिल सके। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया? तो आपका सही जवाब होगा कुत्ता। ये तो सभी लोग जानते हैं। यहाँ ऑप्शन था कुत्ता, बंदर, गाय, बकरी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कुत्ता। कुत्ता को सबसे पहले आदमी ने पालतू जानवर बनाया। अगला प्रश्न है, गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है मेहरगढ़, हल्लूर, चिरांद, पैचपल्ली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, चावल का प्रमाण भारत में कहाँ से मिला है? ऑप्शन है कोल्डी हवा, मेहरगढ़, चिरौद, पैसरा। आपका सही जवाब हो जाएगा कोल्डी हवा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है? यहाँ ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। आपका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश से मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज़ से बने होते थे? चलिए, लोहा है, पत्थर, तांबा, कांसा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दूसरा, पत्थर से बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा मुंगेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? 4, 3, 5, 2। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 भागों में बांटा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का आज मैराथन कर रहे हैं हम लोग, प्रश्नों को देख रहे हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगामी जो सक्षमता परीक्षा होने वाली है उसके लिए तो एकदम रामबाण है, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो एकदम किताब से लिया गया है। तो आप इस प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। चलिए आज का अगला प्रश्न है, मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है कार्बन 14 पद्धति, ताप संदीप्ति विधि, पोटेशियम आर्गन विधि, स्टोन हैमर विधि। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कार्बन 14 पद्धति। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है? ऑप्शन है हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। आपका सही जवाब हो जाएगा विंध्य पर्वत अलग करती है। चलिए ये क्वेश्चन है, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है? तो चावल का प्राचीन प्रमाण कोल्हिड़वा से मिला है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो आगामी परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को ध्यान से देखें, वीडियो को ध्यान से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तमाम अभ्यर्थियों के लिए इस क्वेश्चंस को देखने को मिले और उनको सफलता दिलाने में 100% मार्क्स सिक्योर कर सके। चलिए फिर इसी तरह के मैराथन के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।